हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्पीड। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी हिस्ट्री का चैप्टर 5 राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ये चैप्टर है, इसकी शुरुआत मतलब राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य है। तो इसका शुरुआत एक किससे किया गया है? एक चुनाव के जरिए किया गया है, क्योंकि ये भी एक राज्य का ही बात है, तो चुनाव से इसका शुरुआत किया गया है। लेकिन यहाँ से हम देखते हैं कुछ लोग शासक कैसे बने। कुछ लोग मतलब पहले के जो कुछ लोग थे वो शासक कैसे बने, राजा कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत लोग शासक कैसे बनते थे, मतलब बहुत लोग पहले शासक कैसे, मतलब पहले राजा या शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जॉन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे अध्याय 4 में। परंतु करीब 300 साल पहले, 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन आया। 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे। मतलब पहले क्या करते थे लोग, यज्ञ करके राजा बनते थे। जैसे कि कोई अश्वमेघ यज्ञ किया तो वो बहुत शक्तिशाली राजा माना जाता था। अगर उसके घोड़े को कोई पकड़ लिया या बांध लिया तो उसको क्या कहा जाता था कि तुम उस राजा से यज्ञ करो जो अश्वमेघ यज्ञ किया है। अगर जिसको जाने देता था जो राजा उस घोड़े को, माना जाता था कि ये राजा कमज़ोर है उसके मुकाबले। तो ये सारी बातें यहाँ पे दिया गया है। कैसे शुरू क्या करते थे, राजा बनते थे। अब अश्वमेघ यज्ञ कैसे होता था, तो अश्वमेघ यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। जो अपने मतलब कि जो अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा को जाने देता था उसको आमंत्रित करता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न होता था। इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे जो उसके अधीन हो जाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल पर एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था कि आप बहुत ही शक्तिशाली हैं। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यह यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान करता था। जो सारथी होता था वो कि अन्य गुणों का उसका गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां, पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना होता था। राजा के ऊपर पुरोहित जो है वही पवित्र जल छिड़कता था। अन्य जो सारथी वगैरह हैं जो उसके अधीन राजा है वो सब नहीं करते थे। सब सारे जो काम होता था वो पुरोहित लोग करते थे। अन्य कई अनुष्ठान करता था। विश्व यानी वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। मतलब विश्व यानी सामान्य जो लोग होते थे वो क्या थे, सिर्फ उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित क्षुद्र मानते थे। कई अनुष्ठानों में शामिल इन्हें नहीं किया जाता था, क्षुद्र लोगों को। इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले एक सूची बना और पेशे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ण शामिल थे। तो पेशे के आधार पर वहाँ पे एक राजा थे और क्षत्रिय थे और क्या थे, उसके क्षुद्र थे, एक ब्राह्मण थे। मतलब बहुत सारे वर्ण के लोग वहाँ पे मौजूद थे। वर्ण, अब कैसा है वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण क्या है। अब इस समय मतलब उस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे गए। मतलब ऋग्वेद के बाद जो ग्रंथ रचा गया उसे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया। इसके अंतर्गत क्या था, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानी ये जो तीनों ग्रंथ हैं इसमें अनुष्ठान के बारे में ज़्यादा दिया गया है। उसके संपादन की विधियाँ बताई गई है, सामाजिक नियम के बारे में बताया गया है। जो ऋग्वेद है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं है, उसमें सिर्फ मंत्र हैं, उच्चारण वगैरह कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो बाद के तीनों वेद हैं उसमें ज़्यादातर क्या है, अनुष्ठान, पूजा पाठ, सामाजिक नियम, ये सब के बारे में बताया गया है।
उस समय समाज में कई समूह थे, जैसे पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे। अब पुरोहित और योद्धा, जो लड़ता था, क्षत्रिय था, जो पूजा पाठ करवाता था, पुरोहित, वो वैभवशाली था। वहीं कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। ये छोटे लोग थे। पुरोहित ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया। पुरोहित ने, जिन्हें वर्ण कहा गया। वर्ण किसे कहते हैं? तो पुरोहित ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया, जिसे वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। पहला ब्राह्मण, उसका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। मतलब क्या था? पुरोहितों का काम क्या था? यज्ञ करना और उनके लिए अध्ययन और अध्यापन करना वेदों का, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था। और दूसरा स्थान किसका था? शासक का, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम क्या था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। अब इन दोनों, जो क्षत्रिय थे और जो ब्राह्मण थे, वो समाज में बहुत ही अच्छे स्थान पर थे। मतलब ब्राह्मण जो थे उसका क्या काम था? वेदों का अध्ययन करना। और क्षत्रिय था, उसका काम था लोगों की सेवा करना, मतलब लोगों को रक्षा करना और युद्ध करना। तीसरे स्थान पर विष यानी वैश्य थे। इसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। ये भी कुछ अच्छे थे, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। और क्षत्रिय जो थे, वैश्य जो थे, उनको यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन जो क्षुद्र लोग थे उनको यज्ञ करने का ये नहीं था। इसका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इसका काम सिर्फ सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी क्षुद्र माना जाता था। महिलाओं को तथा क्षुद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। वर्ण व्यवस्था में 4 प्रकार के वर्ण इसमें बताया गया है, जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और क्षुद्र है। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। जैसे कि जन्म के आधार पर क्या था? वर्ण का निर्धारण होता था, जो कि उत्तर वैदिक काल में है। और वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में कर्म के आधार पर क्या था? निर्धारण होता था वर्ण का। इसमें क्या हो गया? जन्म के आधार पर हो गया। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान क्या होगा? ब्राह्मण होगा। कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्णों में कुछ शिल्पकार, शिकारी और भोजक संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों का दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों को से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया। अब जो ब्राह्मण इसको बनाया वर्ण व्यवस्था को, बहुत लोगों ने इसको क्या किया? अस्वीकार कर दिया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। अब सबसे श्रेष्ठ तो पुरोहित था। अब राजा लोग कहेगा कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, तो वो कहते थे कि नहीं, ये वर्ण व्यवस्था अच्छा नहीं है, हम हैं सबसे श्रेष्ठ, हम तो राजा हैं। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। अब बहुत लोगों का कहना था कि जन्म के आधार पर जो ये निर्धारण है सही नहीं है, कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा और क्या होगा, क्षुद्र का बेटा क्षुद्र होगा, अच्छा नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, कि व्यवसाय के आधार पर भी अच्छा नहीं है। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का, अब बहुत लोग ये थे कि सबको अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार दो, सिर्फ क्षत्रिय और क्या था, ये वैसे ही अनुष्ठान नहीं करेंगे, क्षुद्र लोग भी करेंगे। लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। मतलब बहुत सारे लोग इसके क्या क्या आलोचना किए। इन उपमहाद्वीपों के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत कम था। जहाँ पे पुरोहित का प्रभाव क्या होगा? कम होगा। वहाँ पर सामाजिक स्थिति अच्छा होगा। वहाँ पे वर्ण व्यवस्था उतना ज़्यादा नहीं होगा। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? वर्ण व्यवस्था अच्छा नहीं था। समाज में क्या था? बहुत खाई हो गया था। जैसे कि बहुत ऊंचे लोग ऊंचे हो जाते थे, गरीब लोग गरीब था। इसीलिए लोगों ने क्या किया? इस वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। अब जनपद आया। जनपद, यह महायज्ञों को करने वाले राजा अब जौन के राजा ना होकर जनपदों के राजा होगा। जौन का कब कहलाते थे? ऋग वैदिक काल में 11 जौन थे, और उत्तर वैदिक काल में 11 जौन मिलकर जनपद बन गए, जो जिसकी संख्या 10 थी। और यहाँ पे क्या है? राजा ने जनपदों के राजा
माने गए। अब क्या थे, महायज्ञों को करने वाले राजा जौन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने गए। जनपदों का शाब्दिक अर्थ था जौन के बसने की जगह, मतलब जौन के मतलब कि जैसे कोई शहर ऐसे हो गया, मतलब जहाँ पे जनता रहे। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाया गया है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियाँ की खुदाई की है। जी, दिल्ली के पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के हस्तिनापुर, जहाँ पे क्या हुआ था, महाभारत, एटा के पास अंतरजी खेरा, इन पर इसमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, जौ, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसल उगाते थे। ये सूची में तुम्हें किसी ऐसे फसल का नाम मिला है जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? तो मेरे ख्याल से गन्ना होगा, क्योंकि गन्ना उस समय नहीं था। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें कुछ धूसर और चित्रित लाल रंग के होते हैं। इन पूरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है, जो ये है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृति से, मतलब इतना अच्छा बनाया गया है उस समय का ये एक चित्रित धूसर पात्र। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिलती हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता होगा। आम लोगों के लिए तो ये उपलब्ध होता नहीं था। महाजनपद, अब जनपद पढ़ लिए कि कैसे जन के राजा ना होकर जनपद के राजा हो गए। अब यहाँ देखना है महाजनपद का उदय कैसे कैसे हुआ। तो करीब 2500 साल पहले, मतलब 600 BC पहले, जब क्या था, महावीर और गौतम बुद्ध जैसे महान लोगों का जन्म हुआ, उसी समय की बात है कि 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मतलब कि कुछ जो जनपद थे वो बहुत महत्वपूर्ण हो गए और उन्हें क्या कहा जाने लगा, महाजनपद। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है, जिसमें यहाँ पे है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है, यहाँ पे क्या है, वैशाली है, बज्जी है, अंग है, सबसे महत्वपूर्ण मगध था, तो ये मगध है। ये मगध है, वैशाली, अंग है, बज्जी है, राजगिरी है, कौशाम्बी है, कोसल है। ये सारी क्या है, महाजनपद है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मगध था। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इसके चारों ओर लकड़ी, ईंट और या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता था कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। जैसे जैसे मतलब कि जन में तो ऐसा नहीं था, जनपद में जैसे जैसे क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ, तकनीक का विकास हुआ, ऐसे ऐसे लोग क्या करने लगे, मतलब कि जगह को हड़पने लगे। जैसे कि जितना ज़्यादा मेरे पास जगह होगा उतना ज़्यादा उत्पादन होगा, उतना ज़्यादा कर वसूलेंगे। जैसे कि महाजनपद काल में ही कर वसूलने की व्यवस्था का आरंभ हुआ। तो इसीलिए लोग क्या करते थे, किला बना कर रखते थे कि हमारे क्षेत्र में कोई दूसरा राजा न घुस जाए। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर समृद्ध और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोग और इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों के लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, मतलब बहुत खर्चा होता होगा ये सब करने के लिए, किलाबंदी करने के लिए और उसका नियंत्रण रखने के लिए, ईंट और ये पत्थर का इंतजाम करने के लिए, उसके लिए परिश्रम, मतलब ये श्रमिक का इस्तेमाल करने के लिए बहुत, मतलब ये था कि बहुत मेहनत लगता होगा। अब राजा सेना रखने लगे तो ये सब करने लगे, सेना रखने लगे तो कर वसूलेंगे ना। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ मतलब अब सिपाही को वेतन भी दिया जाने लगा। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्के, जिस पर कुछ न लिखा होता था उसे आहत सिक्के कहते हैं, जिसे क्या है, पृष्ठ 84 पर दिखाया गया है, आगे के चैप्टर में है। इस सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे।
महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? महाजनपद के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित जो राजाएं थे उससे बहुत भिन्न थे, क्योंकि ये राजा शक्तिशाली हो गए थे, समृद्ध हो गए थे, इसीलिए ये राजा बहुत भिन्न हो गए उनसे। कौशाम्बी किले के, अब यहाँ पे दिया गया है, यहाँ जो चित्र यहाँ पे दिखाया गया है, कौशाम्बी किले की दीवार पर यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ये है अब कर की व्यवस्था तो महाजनपद में हुई है ना, तो सेना को वेतन भी देना, कर लेना जनता से, और क्या था, सेना को वेतन देना, कर लेना और स्थायी सेना रखना। ये सब कब आया? तो महाजनपद काल में ही आया था। महाजनपद के राजा विशाल किले बनवाते थे, जो कि पीछे पढ़ चुके हैं, और बड़ी संख्या में सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती है। अब इन सबको खिलाने पिलाने के लिए या इन सबको वेतन देने के लिए संसाधन की आवश्यकता तो होती ही थी, इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर, अब उपहार पर निर्भर नहीं रहेगा। कैसे रहेगा? उपहार पर निर्भर रहेगा तो इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए इनके पास इतना नहीं न धन होगा। निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। तो सबसे पहले कर की शुरुआत महाजनपद काल में। तो कर कैसा था? फसलों पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण थे। फसल पर सबसे ज़्यादा कर लगाया जाता, क्योंकि अधिकांश लोग खेती करते थे। प्राय उपज का 1/6 हिस्सा, मतलब कि 5 हिस्सा तुम रख लो कृषक और 1 हिस्सा दे दो राजा को, के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे भाग कहा जाता है। कारीगर के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाते। कारीगर जो था एक दिन राजा के काम कर देगा, हो गया उसका कर। जैसे कि एक बुनकर, लोहार और सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। अब क्या है? पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। पशुपालक को भी कर देना पड़ता था। व्यापारी को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटक तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त कुछ वस्तुएं देनी पड़ती थी। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते थे? कुछ प्राप्त करके लाते थे जंगल से, जैसे जंगल से प्राप्त कुछ वस्तुओं का हिस्सा देते थे। अब कृषि में परिवर्तन, महाजनपद काल जब आएगा तो कृषि में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ देखना है ये है कि कृषि में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ। इस युग में कृषि में, मतलब महाजनपद काल में ही, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। जैसे क्या था? ऋग्वैदिक काल में हल के फाल जो लोहे के नहीं थे, तो महाजनपद काल में हल के फाल अब लोहे के होने लगे। तो बंजर ज़मीन भी लोहे के फाल जो थे उससे क्या होता था? खुद आ जाता था। इसीलिए कृषि में बहुत परिवर्तन आया। अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण विधि शुरू कर दिया। जैसे कि पहले बीज छिड़क कर छोड़ दिया जाता था, अब क्या था? बीज का बिचड़ा तैयार करके और रोपा जाता था, जिससे ज़्यादा उत्पादन होता था। खेतों में बीज छिड़क कर धान ये सब तो हो ही गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा लोग जीवित रह जाते थे। बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसे कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी भूमिहीन खेतीहर, जैसे कि क्या है, धान के जो फसल है उसमें ज़्यादा श्रमिक की आवश्यकता होती थी। यही भी यहाँ पे बताया गया है। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों करे थे? अब राजा को क्या था? कर लेना था, तो राजा क्या कर के लिए इसको प्रोत्साहन करेंगे कि जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ज़्यादा हमको कर मिलेगा, क्योंकि 1/6 हिस्सा इसका क्या था? कर था। अब सूक्ष्म निरीक्षण मगध, इसमें क्या? मगध और बज्जी के बारे में जो 2 महाजनपद है, जिसमें मगध बहुत ही शक्तिशाली था और बज्जी क्या था? एक गणराज्य था, जहाँ पे एक राजा, प्रॉपर राजा नहीं थे, वहाँ पे सब लोग अब आपस में बैठ कर, जैसे अभी के तरह लोकतंत्र मान लिया जाए तो ये सही होगा, क्योंकि अभी के तरह लोकतंत्र जैसा ही वहाँ पे क्या था? शासन था। तो दोनों को देखना है, पहले देख लेते हैं मगध को। मगध ये जो है मानचित्र उसमें दिया गया है। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। अब जैसे ही महाजनपद का उदय हुआ, उसमें मगध क्या था? धीरे धीरे 200 सालों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया। गंगा और सोन नदी जैसी नदियाँ मगध से होकर गुजरती थी। अब गंगा और सोन जो नदियाँ हैं
वो मगध से होकर क्या गुजरती थी। यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यातायात के लिए जैसे नौका के द्वारा कुछ लाया जाया जा सके। जल वितरण मतलब जल की जो कृषि में उपयोग हो, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तो ये क्षेत्र ऐसे भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। मगध का जो एक हिस्सा था वो जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर प्रशिक्षित किया जाता था, जिसे सेना में काम में लाया जा सके। जैसे कि कहीं पे भी किसी भी राज्य पर आक्रमण करना हो तो हाथी का सेना देख के वहाँ के राजा लोग ऐसे ही डर जाता था। यही नहीं, जंगलों में घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिल जाती थी, मतलब कि लकड़ी अच्छे से उपलब्ध हो जाता था। जैसे इनको क्या था, युद्ध में इस्तेमाल होने वाले रथ, गाड़ियाँ वगैरह वगैरह चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए इन्हें बहुत अच्छे से मिल जाता था। इसके अलावा इन क्षेत्रों में लौह की खदानें थी। अब लोहा अंदर से निकलने लगा। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। मतलब बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक थे और महापद्मनंद भी मगध का ही शासक था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैलाया। अब जो उपमहाद्वीप के उत्तर और पश्चिम भाग जो था, मतलब इधर का एरिया, यहाँ तो था ये तो उत्तर हुआ इधर तो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था वहाँ तक फैलाया। कौन? ये फैलाया महापद्मनंद ने। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैलाया। बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी। अब बिहार में क्या था? राजगिरी था, तो राजगिरी है, वहाँ पे मगध की राजधानी बनी। बाद में पाटलिपुत्रा, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। 2300 साल पहले से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। मेसिडोनिया का जो राजा था सिकंदर, वह विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने के पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। उस समय मगध की ओर कूच करना चाहता था। अब क्या था? वह मगध को जीतना चाहता था, कि वो जानता था कि भारत का जो ये मगध का महाजनपद है वो बहुत शक्तिशाली, अगर उसको जीत लेंगे तो सारा जो महाजनपद है वो मेरा हो जाएगा। इसलिए वो क्या किया? मगध की ओर कूच करना चाहा। तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ, हाथी है वगैरह, ये सब जो है ना, ऐसे डर गया। वह बड़ी संख्या में सेना थी। इन सेनाओं को ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच क्या अंतर? ऋग्वेद में जो उल्लेखित सेना था वो तो उतना ज़्यादा अस्थायी नहीं था ना, वो लोग ही रहते थे, आम लोग। इसमें क्या था? प्रशिक्षित सेना थे महाजनपद में। अब बज्जी संघ के बारे में पढ़ना है। बज्जी, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही बज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली बिहार, ठीक ना, वैशाली बिहार में ही है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। यहाँ क्या थी? एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था, जिसे गण या संघ कहते थे, जिसे लोकतंत्र समझ लिया जाए। अब गण का क्या? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था, मतलब ज़्यादा सदस्यों वाले समूह के लिए गण। संघ अर्थात संगठन या सभा, जैसे कि लोकतंत्र बोल दिया जाए। गण या संघ कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, कभी कभी लोग क्या थे? एक साथ ही शासन कर लेते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहा जाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। राजा क्या थे? विभिन्न अनुष्ठान जो होते थे एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठक से बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे कि कैसे शत्रुओं के आक्रमण से निपटना है। सब आदमी मिलकर क्या करता था? निर्णय निकालता था। जैसे कि कोई ये होता है, नेता लोग क्या करता है? सर्वदलीय बैठक बुलाता है, बैठक बुलाकर और निर्णय लेता है। वैसे ही लोग क्या करते थे पहले, ये बज्जी संघ के, कि सब मिलकर ये कुछ निर्णय निकालते थे। स्त्रियाँ, दास और कामगार इन सभाओं में, मतलब स्त्रियाँ, दास और कामगार जो थे इस सभा में सम्मिलित नहीं होते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिसके बारे में तो अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे।
मतलब दोनों ही गन और सॉन्ग से, मतलब मगध से भी और बज्जी से भी संबंधित है ये। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिला है। बौद्ध साहित्य है जिसमें बुद्ध की सारी बातें लिखी गई हैं। बज्जी संघ का एक वर्णन यहाँ पे दिया गया है कि कैसे बज्जी संघ को जीतने के लिए अजातशत्रु ने बुद्ध से कुछ सलाह मशवरा किया था, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध क्या है, बौद्ध ग्रंथ है दीर्घ निकाय। अब सीटेट ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि दीर्घ निकाय क्या, कौन सा ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है कि कौन सा ग्रंथ है, तो बौद्ध ग्रंथ है जिसे बुद्ध के कई व्याख्या दिए गए हैं। इनके करीब 2300 साल पहले लिखा गया है। अजातशत्रु और बज्जी संघ। अब अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था क्योंकि यह मगध का राजा था, बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। तो बिंबिसार भी मगध को बहुत विस्तार किया, अजातशत्रु भी बहुत विस्तार किया। तो ये क्या करना चाहता था, ये बज्जी को जीत के अपने मगध में मिलाना चाहता था, तो ये आक्रमण करना चाहता था उस पर। उन्होंने अपने मंत्री, उसका मंत्री था बस्कार, को बुद्ध से सलाह करने के लिए भेजा। बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से करती हैं तथा उनसे सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तो इसने कहा कि हाँ, उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे, अब यहाँ देखना है क्या करते रहेंगे, तब तक उन्नति करते रहेंगे, वे पूर्ण और नियमित सभाएं करेंगे। ठीक है, जब तक वह पूर्ण और नियमित सभाएं करेंगे तब तक उन्नति करते रहेंगे। आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, तब क्या करेंगे, उन्नति करेंगे। पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे तब उन्नति करेंगे। जैसे कि अभी भी देख लिया जाता है कि पारंपरिक नियमों का पालन करने वाले, नियमित मिलकर कोई निर्णय करने वाले लोग क्या करते हैं, ज़्यादा उन्नति करते हैं। वैसे ही ये बुद्ध कह रहे हैं, बस्कार मंत्री जो था उसका, अजातशत्रु का, उसको बड़ों का सम्मान करेंगे, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देंगे। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं करते रहेंगे। अगर बज्जी करता रहेगा तो वो कभी भी तुम उससे पराजित नहीं होगा। किसको, मंत्री को बोले, अजातशत्रु के मंत्री को, बस्कार को। बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता, उसका भी कुछ अंश यहाँ है, नहीं करता। उन्हें बंधक नहीं बनाएगा। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे। उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगेगा। बज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था, कम से कम 3 अंतर बताए। बहुत सारा अंतर है कि बज्जी क्या था, एक गण था और यहाँ पे क्या थी, ये नियमित सभाएं होती थी। बहुत सारी चीज़ें थी जो अन्य महाजनपदों से ये भिन्न थी। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहता था। अब ये जो संघ था उसको बहुत शक्तिशाली जो राजा था वो सोचता था कि इसको जीत ले। इसके बावजूद उसका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चला। मतलब बहुत लोग प्रयत्न किए इसको जीतने के लिए, राजा लोग, तब भी ये 1500 सालों तक चला। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उसे अपने राज्य में मिला लिया, गुप्त शासक ने। इसके बारे में तो अध्याय 10 में पढ़ोगे। यहाँ पे ख़त्म हो गया। जब ये चैप्टर जिस समय की बात कर रहा है, लगभग 2500 साल पहले की, उस समय 600 BC पहले की बात है ये। तो यहाँ पे अन्यत्र में दे दिया है कि उस समय अलग भी कुछ घटनाएं हो रही थी। तो ये अपने एटलस में क्या है, यूनान ढूंढना है। तो यूनान क्या है, एक देश है। यूनान और एथेंस दोनों लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना किया जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं, जैसे बज्जी जैसा। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। यह व्यवस्था 200 सालों तक चला। 30 साल के ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए सभा बुलाया जाता था। इन सभा में सभी नागरिक भाग लेते थे। 30 साल के से जो ऊपर है वो भाग लेते थे। शासक के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी द्वारा की जाती थी। अब शासक के पदों पर जो नियुक्तियां हैं लॉटरी द्वारा किया जाता था। जैसे कि अभी वोट के द्वारा किया जाता था, उसमें लॉटरी के द्वारा किया जाता था। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। जैसे कि सभी देश में है कि सैनिक सेवा जरूर देना है, तो वहाँ पे भी था कि यह सैनिक सेवा देना है। औरतों को नागरिकता का दर्जा नहीं मिला था, जो बहुत गलत बात था।
व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। जैसे कि बहुत देशों में मिलता है नागरिकता बहुत दिन रहने के बाद, या कुछ वहाँ पर अगर कोई वहाँ पे जॉब कर रहा है तो उसको नागरिकता मिल जाएगा, तो वहाँ पे नहीं मिला हुआ था विदेशी नागरिकों को। एथेंस में खानदानों, खेतों और घरों और कार्यशालाओं में काम करने और दासों को भी नागरिकता नहीं मिला था। क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? वास्तव में तो नहीं था, पर थोड़ा बहुत था। अब यहाँ देख लेते हैं क्या उपयोगी शब्द है। राजा, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किले, वन, सेना, कर, पौधारोपण, गण अथवा संघ, प्रजातंत्र। अब सही गलत करना है। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। हाँ, तो ये सही है, वो किया जाता था। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करते थे, नहीं पुरोहित करते थे। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल नहीं मिले हैं। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था, नहीं। महाजनपदों में बहुत से नगर किले बंद हैं, हाँ ये तो हैं। ये हो गया। अब यहाँ से चलते हैं। समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे? समाज के वो समूह थे जैसे कि स्त्रियाँ थी, दास थी, कामगार थे, ये सभी क्या थी? गण जो था बज्जी, उसमें हिस्सा नहीं लेती थी। इसमें क्या थी? स्त्रियाँ, दास और कामगार जो थे वो सभा में हिस्सा नहीं ले सकते थे। इसी का है वो हो गया। और यहाँ क्या है? कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। तो नए शासक लगभग 3000 साल पहले नए शासक आए। महाजनपद लगभग 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण, दीर्घ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले। गण या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले हुआ। मतलब उपयोगी शब्द जो कुछ उसमें दिया गया है, महत्वपूर्ण तिथियाँ, ये सब थोड़ा सा याद कर लेना है क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सब क्वेश्चन पूछ देता है सीटेट। अब क्या है? महाजनपद के राजा ने किले क्यों बनवाया? महाजनपद के राजा किला क्यों बनवाएगा? तो महाजनपद का जो राजा था वो किला इसलिए बनवाता था क्योंकि वो आक्रमण से डरता था। क्योंकि उस समय क्या था? कृषि का विकास हो गया था। लोग ज़मीन को हड़पने के लिए लड़ते थे आपस में कि जितना मेरा ज़्यादा विकास होगा क्षेत्र का, उतना ज़्यादा क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा तो कर आएगा तो हम अपना शासन व्यवस्था ठीक करेंगे तो दूसरे पर आक्रमण करके दूसरे का क्षेत्र जीत लेंगे। इसलिए क्या कहते? किले बनवाते थे। आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस तरह भिन्न थी? आज के शासक के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो जनपदों के चुनाव की प्रक्रिया से बहुत तरीके से भिन्न थी। जनपदों में चुनाव थोड़ी होता था। वहाँ पे तो था कि लोग बैठकर और